जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान एक पत्थरों से भरा ट्रक कैसे पहुंचा और वहां पे टूटी हुई वैन से पुलिस के कैसे तार जुड़े थे, इसकी जो पहली रिपोर्टिंग करी है इन्वेस्टिगेशन स्टोरी, वो न्यूज़ लॉन्ड्री के सीनियर जर्नलिस्ट अवधेश कुमार ने करी है। अवधेश सर आज मेरे साथ मौजूद हुए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इंटरव्यू में। तो अवधेश सर, हम ऑलरेडी मिलते रहते हैं जंतर मंतर के ऊपर प्रदर्शन के दौरान, लेकिन जहाँ एक तरफ लोग इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ाने में लगे पड़े थे, तो आपको कैसे लगा ये कि ये इन्वेस्टिगेशन स्टोरी इतनी बड़ी हो सकती है? बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे ऐसे लोग जो जंतर मंतर पे सिर्फ इसलिए ही पहुंच रहे थे कि चलिए इंस्टाग्राम पे असल में बहुत वायरल हो रहा था वो कंटेंट, है ना। लेकिन उस जनपद और जो पूरा इलाका है, ख़ासतौर से जो प्रोटेस्ट वाला जो जगह है जंतर मंतर, उसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा था, है ना। तो जैसे 20 तारीख को ये ट्रक की वीडियोस बाहर आने लगी, अभिजीत दीपके ने सवाल उठाया, तो उस सब चीज़ों को लेके लगातार ना मतलब एक जैसे ना पत्रकार के तौर पर हम लोग बातचीत कर रहे थे, देख रहे थे कि बार बार ये लग रहा था ये ट्रक है किसका हो सकता है, पत्थर क्यों भरे हैं, क्या वाकई बच्चों को फंसाने की साजिश है या वाकई ये बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लेके आए हैं, है ना। इसके पीछे की सच्चाई क्या है? तो ये जिज्ञासा जैसे एक पत्रकार के अंदर होती है, वो मेरे अंदर भी थी, इसको निकाला जाए, पता किया जाए। तो मैं उस पर लगा हुआ था, मैंने कोशिश की, मैं उन जो ट्रक का ओनर है उस तक पहुंचा। फिर सबसे पहले मेरे लिए बड़ी चुनौती ये थी कि इस ट्रक के ओनर तक पहुंचा जाए, इसका ओनर कौन है और ये यहाँ कैसे आया। तो जो उसका नंबर था उससे हमने शुरुआत की कि ये ट्रक है किसका, है ना। थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे, नंबर आपने कैसे निकाला? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि नंबर कई एक बार तो हमने क्या किया कि जो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं उसके थ्रू हमने निकालने की कोशिश की, लेकिन उस दिन मुझे पता चला ये एप्लीकेशन किसी काम की है नहीं, इनसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकलती नहीं है ना। तो वो चालान वगैरह का तो दिखा रहा था, लेकिन बाकी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं निकल रही थी कि ओनर का नंबर हो या फिर और कुछ डिटेल्स हो कि कहाँ का है ये ट्रक। तो फिर मैंने अपने सोर्सेज से वो उस ओनर का नंबर निकाला, उस ट्रक के रजिस्ट्रेशन से पता किया कि यहाँ ये ट्रक कहाँ से है, किसका है ना। फिर उसके ओनर से हमने बात की, तो ट्रक ऑलरेडी बदनाम हो चुका था, वायरल हो चुका था, तो ट्रक का ओनर भी बात नहीं करना चाहता था, है ना। तो जब मेरी उनसे बातचीत हो रही थी तो उनका यही कहना था कि मतलब मीडिया ने अच्छा नहीं किया और वैसे ही हम लोग बहुत हमारे साथ वो हो रहा है, बार बार पता नहीं ट्रक का कहीं कुछ दिखा देते हैं, कहीं कुछ दिखा देते हैं, मीडिया में सब कुछ गलत चल रहा है। मतलब गलत तरीके से मीडिया में दिखाया गया, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे, वो ये क्लेम कर रहे थे, ऐसा उनका कहना था। तो फिर मैंने उनको ऐसे बोला कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर सच्चाई क्या है वो हमें बता दीजिए। कह रहे आप ही क्या बताएंगे जब सब ऐसा कुछ चला रहे हैं। तो मैंने आप भरोसा रखिए, मतलब जो आप बताएंगे, जो सच्चाई है वो सब सबके सामने आनी चाहिए अगर आपको लगता है कि गलत तरीके से चीज़ें हुई हैं। फिर उन्होंने मुझे यही बताया, बस इतना क्लू दिया कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और ये पुलिस के पास था। इसके अलावा उन्होंने मुझे कोई जानकारी नहीं दी। तो मैंने कहा किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था? उन्होंने वैन का जिक्र किया था जो वहाँ खड़ी हुई थी, बहुत उसकी तस्वीरें वायरल हुई हैं ना। तो जब वहाँ पर वो गाड़ी का लिंक जुड़ा तो मेरे दिमाग में फिर और ये हो गया। अब एक चुनौती नहीं थी मेरे सामने, दो चुनौती थी कि एक तो इस ट्रक का सारा हिस्ट्री निकालना, प्लस उस वैन को भी निकालना, उसके ओनर तक पहुंचना, ये असल में है क्या। फिर उस वैन के उस तक पहुंचे हम लोग, हालांकि उसने नंबर नहीं दिया ना, उसने ये बताया कि किसकी गाड़ी है किसकी नहीं है। तो फिर मैंने कहा यार ये तो बड़ा अजीब चल रहा है। मतलब आप जब वहाँ पे ट्रक का पता लगाने गए तो आपके सामने एक और बड़ी चुनौती आके खड़ी हो गई, तो आपने कैसे करा? ये तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लमेटिक लगा होगा कि इतनी बड़ी दुनिया में ट्रक का ऑनर आप कैसे ढूंढोगे या फिर वैन का ऑनर कैसे ढूंढोगे? अब एक पत्रकार के तौर पे क्या ही प्रॉब्लमेटिक है कि मतलब क्योंकि वही काम है हमारा इन्वेस्टिगेशन का, तो बस चुनौती थी कि हाँ भाई इसको भी निकालना है। तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम कुछ नहीं थी ऐसी, उस ड्राइवर तक भी हम पहुंच गए, सोर्सेज के थ्रू उसका भी नंबर निकाला, पूरा सब जो किसकी गाड़ी है, कौन ऑनर है, ये सब निकाला। निकालने के बाद उनसे बातचीत हुई, उन्होंने हमें बताया कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था 16 तारीख को सवेरे 4 बजे फिरोजशाह रोड पे, वहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ। तब ये पहली बार निकल के आया। 7 लोग उस गाड़ी में थे, वो सब घायल हुए। गाड़ी और ट्रक को वहाँ लेके आया गया पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने में, वहाँ खड़ा हुआ था। उसके बाद फिर हमारे हाथ
FIR लग गई, जो FIR बहुत वायरल हुई न्यूज़ लॉन्ड्री के। तो FIR आपने कैसे ढूंढी? क्या आपको इसके, अगर आपने लोगों से बात करी तो पुलिस के पास जब आप गए तो रिपोर्ट जैसे मैंने आपकी पढ़ी उसमें अलग अलग बयान का जिक्र था, बाकी चीज़ों का जिक्र था। पुलिस के सामने जाने में या फिर बाकी चीज़ें खंगालने में चुनौती का क्या क्या सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर आप ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो पुलिस कहाँ कुछ बोलता है, कहाँ कोई बात करती है। तो जैसे मैंने शुरू में DCP को कॉल लगाया, ACP को कॉल लगाया, कुछ निकल के आ नहीं रहा था सामने, है ना। तो फिर और तरीके से जो और सोर्सेज हैं उसकी FIR निकाली हमने किसी तरीके से, उसमें थोड़ा सा सोर्सेज की मदद ली, थोड़ा जो ऑनर है उनकी मदद ली और फिर FIR आ गई। तो आप थोड़ा सा डिस्क्लोज करना चाहेंगे कि FIR एक्चुअली में आपने कहाँ से निकाली? नहीं, मैंने बताया ना, कुछ एक आध पन्ना इधर से मिला, कुछ एक आध पन्ना उधर से मिल गया। कई बार होता है ना, आपको पहला पन्ना मिल जाता है, बाकी जो इंसिडेंट के बारे में नहीं पता चल पाता है। तो किताबों के बाकी जो पन्ने होते हैं बचे हाँ, हुए, तो उसको आपने एक एक करके, हाँ, तो वो सारी चीज़ें हाथ में आ गई। फिर उससे ये भी क्लियर हो गया कि भी एक्सीडेंट हुआ है, 7 लोग घायल भी हुए हैं। ये उस ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ है जो 20 तारीख को वायरल हुआ, जिसके लिए अभिजीत दीपके ने ट्वीट किया और बताया कि छात्रों को या जो यहाँ पे प्रोटेस्टर्स हैं उनको फंसाने की कोशिश है। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद फिर हम पुलिस तक पहुँचे। आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी न्यूज़ लॉन्ड्री पे कि 3 अलग बयान हैं पुलिस के, वो सब एक दूसरे से मेल नहीं खाते। जहाँ SHO कह रहे हैं कि हमने 20 तारीख से पहले ही वो ट्रक भलसवा में खाली करा लिया था, तो फिर 20 तारीख को वो पत्थर वाली तस्वीरें कहाँ से वायरल हुई। तो अच्छा, 3 लोगों के अलग अलग बयान उसमें सामने आए, तो तीनों से आपने अलग अलग बात करी थी? पुलिस वाला एक साथ होते कोई क्यों बात करेगा? जाहिर सी बात है, तीनों जो अधिकारी थे या जो लोग थे उनसे अलग अलग बात करनी पड़ी। सेम पुलिस स्टेशन में जाके आपने अलग अलग लोगों को खंगाला? सेम पुलिस स्टेशन और डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, क्योंकि जो ये माल खाना जिसको बोलते हैं, है ना, वो डिपार्टमेंट अलग है पुलिस का। तो उनके लोगों से अलग बातचीत हुई। जो पार्लियामेंट स्ट्रीट की पुलिस है, संसद मार्ग की, उससे अलग बात हुई उनके SHO से। और बाकी जो उनके बीट अधिकारी हैं, बीट नहीं कहूँगा कि जो इस IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो इसको पूरे मामले को देख रहे थे, उनसे अलग बातचीत हुई। तो सबके बयानों में विरोधाभास था, अलग अलग चीज़ें निकल के बाहर हैं। तो समझ में आ रहा था कि मतलब कुछ भी क्लियर नहीं था, है ना। ACP ने मना कर दिया बात करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हुई। 3 आपने अलग अलग बयान वहाँ से खंगाले थे, तो किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं करा कि वहाँ पे ट्रक हमने खड़ा? क्योंकि मैंने 3 बयान आपके पढ़े थे जो आपने लिखे हैं उसमें कि ट्रक, एक ने बोला कि हमने खाली करा के वहाँ पे भेजा था, और बीच में एक, जब ये वीडियो वायरल हुई थी अभिजीत दीपके की, उसके बीच में ही एक बयान आया था जो पुलिस के अधिकारी कह रहे थे कि नहीं नहीं, ये तो प्रोटेस्टर्स ने जाके रखा है। तो आपने तो कहानी पलट दी पूरी। हाँ, दीपके ने भी बोला था कि उसको भी जब ये हुआ था तो उसको बोला ये MCD का है ना। जबकि हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला 16 तारीख से वो पुलिस की कस्टडी में था, है ना। तो पुलिस को ये जिम्मेदारी लेने में बहुत वक्त लग गया, और वो इतना वक्त लग गया कि जब हमारी रिपोर्ट आई तब उसको ये डिस्क्लोज करना पड़ा, ये बताना पड़ा कि हम इसका मूवमेंट क्यों कर रहे थे, यह ट्रक किसका है। तब ये पहली बार सामने आया कि ऐसा क्यों हो रहा था, कि ये पुलिस की कस्टडी में भी था और वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। अच्छा सर, एक और आपकी रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, उसमें ये बात भी लिखी हुई थी कि वो जो ट्रक है वो क्लेम करा गया था कि वहाँ पे था ही नहीं, वैन वहाँ पे खड़ी नहीं थी। आपने इसका पता कैसे लगाया? वैन का कुछ ऐसे हुआ कि मैंने, जिसकी वो वैन है ना, मैंने उनको जो खड़ी करके गया था उस वैन को एक्सीडेंट के बाद, तो मैंने उनसे पूछा था कि गाड़ी कहाँ है अभी आपकी, तो उन्होंने बताया मैं खड़ी करके आ गया वहाँ माल खाने में। तो मेरा दिमाग ने सोचा कि यार माल खाने में खड़ी, तो उस माल खाने का मतलब ये लगता है कि और बहुत सारा वहाँ मटेरियल होगा या इस तरह की गाड़ियाँ होंगी या डंपिंग यार्ड होगा इस तरह का, है ना। तो फिर मैंने उनको यहाँ से तस्वीरें भेजी। मैंने कहा एक बार आप ये बताएंगे आप यहीं गाड़ी खड़ी करके आए थे? तो उन्होंने मुझे बताया कि यार यहाँ तो मैं गाड़ी खड़ी करके नहीं आया था, क्योंकि वहाँ जहाँ मैंने गाड़ी खड़ी की थी वहाँ और भी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। तो ये भी क्लियर हो गया कि वो गाड़ी कहीं और खड़ी हुई थी, वहाँ लाके खड़ी कर दी गई, है ना। और ये सब ऑन रिकॉर्ड है। जब आपने ये सवाल करा पुलिस से कि ऑनर्स ये क्लेम कर रहे हैं, तो पुलिस का क्या जवाब था इसमें? जब मैं पुलिस वालों से बात कर रहा था ना, तो उन्होंने मुझसे कहा कि, मैंने पूछा कि सर ये वाली गाड़ी, तो मुझसे उन्होंने कहा कि यार हमारी बहुत सारी गाड़ियाँ टूटी हैं, देखिए बाहर गाड़ी खड़ी है वैन, वो भी टूटी हुई है। पर उनको ये पता नहीं था कि मैं FIR लेके घूम रहा हूँ साथ में,
ठीक है, तो मैंने उनको बोला कि जिस गाड़ी की आप बता रहे हैं कि ये हमारी इन्होंने तोड़ दी है, तो मैंने कहा तो FIR है मेरे हाथ में, ये तो एक्सीडेंटल का केस है, 16 तारीख को हुआ है सवेरे 4 बजे। फिर वो कह रहा अरे यार अब जब सारी बात पता ही है, तो फिर वो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ, फिर हमने इसको वहाँ खड़ा कर, सारी चीज़ें क्लियर ही हैं। फिर तो आपने रिपोर्ट तो आपने काउंटर करा सीधा जाके, वो ऐसे डायरेक्टली आपको बता ही नहीं रहे थे, जाहिर सी बात, आपने पुलिस तो proofs वैसे भी ऑन रिकॉर्ड पहले भी वो बोल ही रही थी कि मतलब ये सारी चीज़ें हुई हैं। और जब मैंने उनसे सवाल किया तो और ज़्यादा क्लियर हो गया कि भाई ये गाड़ी जो है वो बच्चों ने नहीं तोड़ी है, जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने नहीं तोड़ी है, ये यहाँ पर खड़ी की गई है। तो उससे क्लियर हो गया। दूसरी बात, पुलिस वाले खुद ही बता दी, जब मैं FIR लेके घूम रहा हूँ तो कहाँ मुँह करते वो, ये तो FIR तो दिल्ली पुलिस ने दर्ज की है ना। प्रूफ्स आपने दिखाया कि अब तुम बताओ, अब बताना पड़ेगा। अच्छा सर, जैसे आपने ये पूरा केस करा, आपको कितना समय लगा ये केस करने में, एंड ये जब आपने केस सॉल्व करा उसके बाद आपको कैसा फील हुआ? क्या कोई दबाव, किसी तरीके की चिंता आपने फेस करी इसके बाद? मैं ऐसे संस्थान में काम करता हूँ जहाँ दबाव नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। और हमारे जो बॉस हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि जब उनको कोई नोटिस आता है या उनको किसी तरह का प्रेशर पड़ता है तो कहते हैं ये हमारे लिए इनाम है। तो वो संस्थान में काम कर अथॉरिटी से जो भी है, तो वो कहते हैं कि हमारे लिए इनाम है, हमें और ये मजबूती देता है काम करने की, तो दिमाग में वही रहता है, ठीक है ना। तो बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया की कैसी स्थिति है आप बेहतर जानती हैं, है ना। तो ये इस तरह का काम करने का जो आज़ादी है वो मेरा संस्थान मुझे देता है, क्योंकि मैं भी पीछे 10 संस्थान चेंज कर करके यहाँ आया हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे होता है मेन स्ट्रीम मीडिया में काम। अच्छा सर, ये आपकी पूरी रिपोर्ट हो गई, लेकिन अभी जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा था, इसमें आपके 3 बड़ी रिपोर्ट आई है अभी, जो इंडिया की सबसे बड़ी रिपोर्ट अगर मैं कहूँ उसे, तो गलत नहीं होगा। एक पैलेट गन वाली, एक साक्षी, एक जो प्रदर्शनकारी थी वो घायल हो गई थी, उनसे इवन हम भी बात करने गए थे, लेकिन आपसे उन्होंने बात करी बस फैमिली वालों से। वो ये था कि 20 तारीख को जब प्रोटेस्टर्स पे उनके साथ मारपीट की गई, पुलिस ने उनके साथ उस तरह के वीडियो वायरल हुए, तस्वीरें आई इनको पीटते हुए, मारते हुए, तो दिन भर तो ग्राउंड पे थे ही। उसके बाद कहीं ना कहीं ये चल रहा था दिमाग में कि यार देखा जाए ये बच्चे हैं कहाँ। तो मैं शाम को फिर निकला और मैं हॉस्पिटल्स में गया, है ना, तो अलग अलग रात को हॉस्पिटल के चक्कर काटे। RML में गया मैं, वहाँ बहुत सारे जो प्रदर्शनकारी थे वो लेटे हुए थे। तभी हमको साक्षी का भी पता चला कि वो ICU में है, बोल नहीं पा रही है, वो इसी स्थिति में है कि मतलब उसका मूवमेंट ही नहीं है कुछ भी, है ना। इत्तेफाक से वहाँ दीप के भी टकरा गए मुझे। रात को 2 बजे की बात है, शायद 2, ढाई 3 बज रहे होंगे। तो दीप के भी वहाँ देखने पहुँचे थे, तब मैं ICU के बाहर ही खड़ा हुआ था। हाँ, तो तब वहाँ बातचीत हुई, सारी चीज़ें पता चली। जो बाकी प्रदर्शनकारी थे वो RML हॉस्पिटल में थे, तो वहाँ मैं बात करने की कोशिश कर रहा था, है ना। तो जैसे डॉक्टर्स थे वो फ़ोटो नहीं लेने दे रहे थे, मिलने नहीं दे रहे थे, ये कौन है, बहुत ज़्यादा ऐसे करके चल रहा था। हाँ, लेकिन मुझे तो अपना काम करना था, तो मैंने बताया भी नहीं कि मैं पत्रकार हूँ। कई बार हमें ऐसा करना पड़ता है रिपोर्ट निकालने के लिए। तो एक पूरा वार्ड उनके लिए बना दिया था। एक वार्ड था जिसमें पहले से बहुत सारे पेशेंट थे, लेकिन उनको कहीं और शिफ्ट किया। वो एक पूरा वार्ड उनके लिए, जो इस तरह के घायल प्रदर्शनकारी थे उनके लिए बनाया था। तो मैंने वहाँ आसानी से एंट्री कर ली, जो किसी की एंट्री नहीं हो पा रही थी वहाँ। तो फिर देखा कि जैसे एक लड़की थी वहाँ पे, तो वो बहुत ठंड से मतलब वो वाइब्रेट हो रही थी, काँप रही थी। तो उसके लिए ब्लैंकेट के लिए बोलना डॉक्टर से। कुछ लड़के थे जो भूखे थे, खाना नहीं मिला था, उनको लग रहा था कि हमें मेडिसिन से ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, तो फिर उनके लिए खाने की व्यवस्था करना, है ना। ये सारी चीज़ें भी हो रही थी। लेकिन तो आपने सिर्फ फिर डॉक्टर से पूछा हमने, अलग अलग जगहों पे जाके हमारे जो सोर्सेज थे उनके थ्रू हमने पता लगाया, तो हमें पता चला कि 250 प्लस इंजरी जो हुई थी वो यहाँ पर आए थे, जिनमें से एक साक्षी भी थी। तो सिर्फ आपने केस ही सॉल्व नहीं करे, आपने बच्चों की हेल्प भी करी वहाँ जाके, ह्यूमैनिटी दिखाते हुए खाने के लिए पूछा, ब्लैंकेट के लिए पूछा। देखिए, आपको ऐसे पत्रकार बहुत कम मिलेंगे। रिपोर्ट्स तो सब निकालते हैं, लेकिन ऐसी ग्राउंड लेवल पे जाके ह्यूमैनिटी दिखाना शायद बहुत कम पत्रकार कर पाते हैं। देखिए, जर्नलिज्म में यह है कि अगर कोई
कहीं पे आग लग गई है, कोई एक्सीडेंट में है, तो हमारा मतलब यही नहीं है कि हम जाके उसको शूट करें, उसका वीडियो बनाएं। सिर्फ एक स्टोरी की तरह आप नहीं देखते हो। बिल्कुल, इंसानियत के तौर पे उसको बचाना ज़रूरी है, उसका ज़िंदा रहना ज़रूरी है ना। तो अगर मेरे सामने कोई मतलब इस हालत में लेटा हुआ है कि उसको खाने की ज़रूरत है या किसी को मेडिसिन की ज़रूरत है, कोई ठंड से कांप रहा है, तो मेरी जिम्मेदारी ये भी है ना कि मैं यहाँ के एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते, अवेयरनेस होने के नाते, तो मतलब उसको उस तरह की व्यवस्था की जाए जो जिस चीज़ से वो तड़प रहा है या परेशान है। तो ये भी तो बात है। तो पहले आप ज़रूरत देखते हैं लोगों की, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इंसानियत पहले देखते हैं। अवधेश सर बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, मैंने भी इनसे काफ़ी कुछ सीखा है ग्राउंड पे हम अक्सर हाँ प्रोटेस्ट जब प्रोटेस्ट चल रहा था, कितनी बार टकराए हम ग्राउंड पे, अक्सर रात को 2-2 3-3 बजे भी हम वहाँ मिले हैं। हमने 2-2 3-3 बजे तक भी रिपोर्टिंग करी, लेकिन फिर भी सर ने एक जो रिपोर्ट है वो आपके सामने लाकर पेश करी है। हमारे साथ अभी अवधेश सर जुड़े हुए थे, इन्होंने पूरी जो रिपोर्ट है स्टोन पर कैसे वहाँ पे पत्थर आए, कैसे वहाँ पे ट्रक आया, उस पर आपको विस्तृत तथ्यों के साथ सारी जानकारी दी। इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को आप पढ़ भी सकते हैं क्योंकि इनकी खुद की वेबसाइट पे वो है अब उपलब्ध। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना वैल्यूएबल समय हमें देने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी विस्तृत जानकारी देने के लिए। तो ऐसे ही आप बोलता हिंदुस्तान देखते रहिए, हम ऐसे ही खबरें आपके सामने लाते रहेंगे।